नमस्कार, जी संगम फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। तालिबानी आतंकियों को छोड़ने के फैसले को ओबामा ने अपनी चूक मानी है। तालिबान की हिरासत में करीब 5 साल बाद एक अमेरिकी सैनिक को छुड़ाने के लिए आतंकवादी संगठन के 5 बंदियों को रिहा कर दिया गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा की इसको लेकर भारी आलोचना हो रही है। लुसियाना प्रांत के गवर्नर बॉबी जिंदल की आपत्ति के बाद अमेरिका में यह चर्चा जोरों पर है कि अमेरिकी प्रशासन ने आतंकवाद से समझौता कैसे कर लिया। आखिर कैसे ओबामा सरकार ने आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए। और अमेरिकी सैनिक के बदले तालिबान के आतंकियों को छोड़ने पर बराक ओबामा के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया का सामना भारत में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी करना पड़ा था, जब साल 1999 में कांधार विमान अपहरण कांड में मुसाफिरों की जान के बदले मौलाना अजहर मसूद समेत 2 आतंकी छोड़े गए थे। खुद जसवंत सिंह आतंकियों को लेकर कांधार तक गए थे। और बदायूं में हुई हैवानियत की वारदात के बाद बदायूं सियासी जमात के लिए मानो डिजास्टर टूरिज्म का स्पॉट सा बन गया है। हर रोज नेताओं के बड़े बड़े काफिले इस ओर रुख कर रहे हैं और पीड़ितों का दर्द दरकिनार कर इस गांव को सियासत की प्रयोगशाला बना दिया गया है। बदायूं के इस गांव की तस्वीरें बहुत हद तक कुछ साल पहले आई फिल्म पीपली लाइव जैसी दिख रही हैं। बदायूं के पीड़ित परिवारों के आंसुओं में पीपली लाइव के नत्था जैसा दर्द साफ साफ महसूस किया जा सकता है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक रियल लाइफ की और दूसरी रियल लाइफ की। 27 मई से लेकर आज तक बदायूं में पीड़ित परिवार नेताओं, समाज सेवियों और मीडिया के बीच फुटबॉल बनकर रह गया है। एक जत्था जाता है तो दूसरा आ जाता है। जिस कस्बे में लोग ज्यादातर 4 पहिया वाहनों को सपने में ही देखा करते हैं, वहाँ जटायु की शक्ल में हेलीकॉप्टर हनहनाने लगे। सुबह से लेकर शाम तक पीड़ित परिवार के 2 भाइयों को अकेले में दुख के 2 आंसू भी बहाने का वक्त नहीं मिला। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का सिलसिला राहुल गांधी से शुरू हुआ, फिर मायावती, धर्मेंद्र यादव, रामविलास पासवान, डीपी यादव और कल्याण सिंह के बाद भी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने बड़ी मीडिया ने, इतना बड़ा राजनेताओं ने हमारे यहाँ पूरा तमाशा बना दिया हमारे गांव में आकर के। इस तरह की हमें उम्मीद नहीं थी। अगर हमारा किसी और कार्य में गांव का नाम रोशन होता तो अच्छी बात होती, लेकिन ये काम ऐसा हुआ है जो पूरे देश में हमारे गाँव की बदनामी हो रही है। क्या हुआ है साहब, वहाँ पे रेप हुआ है, ऐसा हुआ है, ये बातें अच्छी नहीं लग रही। हर मीडिया में मीडिया वालों ने, राजनेताओं ने और जाने कहाँ छोटे मोटे जितने नेताओं ने यहाँ पे आके अपनी अपनी सबने राजनीतिक गोटियां बिछाई हैं। सियासतदानों में पीड़ित को सहायता देने की होड़ सी मच गई, लेकिन अफसोस कि किसी ने इलाके की बदहाली, पिछड़ेपन, अशिक्षा और जातिगत जंजालों पर नजर नहीं डाली। जिन्होंने अपनी बच्चियां गंवाई, खौफ के आलम में अब भी जी रहे हैं। बात उनके दुखों को कम करने से शुरू हुई और अब सूबे की सरकार बदले पर आमादा हो चुकी है। जंगल राज है तो आखिर क्यों, और ऐसे माहौल से तौबा हो तो कैसे? ये बात अब इस भीड़ और शोरगुल में गुम हो चुकी है। हमारे गांव में तो ऐसा चल रहा है जैसे मेला लगा हुआ है। जब से ये कांड हुआ है, पकौड़ी, चाट वगैरह सब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल रहा है सामान यहाँ पर। ऐसी भीड़ लगी हुई है कि विदेश तक के लोग मीडिया वाले आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा है जब से ये कांड हुआ है। हमारे गांव में जो नीली बत्ती की गाड़ियां और ये हेलीकॉप्टर जो उतर रहे हैं, इसने ये पूरे गांव का एक नाटक बना दिया है। अगर ये विकास कार्य के लिए लेकर आते तो इनका स्वागत होता। ये बात गलत नहीं है कि 27 मई को बदायूं में जो कुछ हुआ वो दरिंदगी की इंतहा है। पहले 11 और 14 साल की 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। मामले में पुलिस की मिलीभगत थी, लिहाजा खौफजदा लोग आवाज तक नहीं उठा पाए। किसी एक शख्स ने जो मामले में अंदर तक हिल गया था, उसने जी संगम को फोन कर इस मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद बदायूं की ये दिल दहला देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना दुनिया के सामने आ पाई। इसी के साथ बेनकाब हुए सियासतदानों, अफसरानों के संवेदनहीन चेहरे, मुआवजे का ऐलान हुआ, आरोपी पकड़ लिए गए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या सरकार ने परिवार को सांत्वना और सुरक्षा का माहौल देने में कामयाबी पाई? नहीं, बल्कि एक के बाद एक सियासतदानों के दौरों और उनकी तरफ से आ रहे नफरत करने लायक बयानों ने
पीड़ितों में असुरक्षा की भावना और बढ़ा दी है। ठीक उसी तरह जैसे फिल्म पीपली लाइव में नत्था की जिंदगी नर्क बन गई थी। शायद उन मासूम बच्चियों के माता पिता इस वक्त कुछ नत्था जैसा ही महसूस कर रहे होंगे। बदायूं से खालिद रियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। इस बीच एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने एक विवादित बयान दिया है। गौर ने कहा कि बलात्कारी कहकर नहीं आते हैं, वो बलात्कारी हैं। इसीलिए महिलाएं अपनी सुरक्षा का गुर सीखें और उन्हें सलीके से भी रहना चाहिए। यही नहीं, बाबूलाल तो ये भी कह गए कि अगर बलात्कारी कहकर आएगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बचाव करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अखिलेश और मुलायम आखिर क्या कर सकते हैं। हम किसी की बराबरी नहीं कर रहे हैं। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे अब एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब जब तक शिकायत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता। अब कोई अपने घर में सुसाइड कर लेता है, और भाई सुसाइड क्यों कर रहा है, तो ये मानसिक उसके जो है, जब संतुलन खो बैठता है आदमी तो वो है। तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे। मध्य प्रदेश पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हम उनके आरोप लगाने, मैं उन पे आरोप लगाऊं से क्या होना है। आरोप लगाने से कुछ समस्या यार कौन है। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को थोड़ा उनके अंदर स्पोर्ट्समैन लाइफ होना चाहिए, यानी कि वो कौन से कहते हैं, जो जूडो कराटे भी खेलना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ जिसे कहते हैं। अगर मैं कमजोर हूं और मैं ही इस प्रकार का रहूंगा और मेरे ही जो जीवन है सुरक्षित नहीं है, तो मैं अपना जीवन कैसे सुरक्षित रखूंगा। ये तो आप व्यक्ति पर निर्भर है। जब व्यक्ति खुद चाहेगा, कोई हाथ तो लगा ले मेरा से, कैसे लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के दिए गए बयान पर क्या कहना है राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा और सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का। मध्य प्रदेश सरकार लगातार पिछले कई सालों से नंबर 1 पर है जहां तक रेप और गैंग रेप की स्थिति और महिला अत्याचार की स्थिति है। बाबूलाल गौर जी का ये वक्तव्य आज हिंदुस्तान की महिलाएं उनसे पूछती है, क्या 3 साल की बच्ची जूडो कराटे से अपने आप को बचाएगी, या 80 साल की बूढ़ी महिला जिसके साथ रेप होता है वो जूडो कराटे से अपने आप को बचाएंगी। आखिर एक प्रदेश का गृह मंत्री का ये वक्तव्य साफ तौर पे इस बात पे जोर देता है कि इतने असंवेदनशील अगर गृह मंत्री और सरकारें होंगी तो ऐसी सरकार और गृह मंत्री को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, रेप चाहे जिस भी प्रांत में देश के हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रांत में रेप नहीं हो रहा है। हर जगह रेप हो रहा है, लड़कियों की अस्मिता पर हर जगह हमला हो रहा है। लेकिन सरकारें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है जिनके जरिए 2 काम हो सके। कम से कम एक तो क्राइसिस इंटरवेंशन हो सके, तत्काल वहां पर लोग पहुंचे, तत्काल वहां पर पुलिस पहुंचे, काउंसलर्स पहुंचे, वहां पर लीगल एड पहुंचे, वहां पर पुलिस पहुंचे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और दूसरा, क्विक रिस्पांस सिस्टम। क्या आपके यहाँ जब अगर कोई घटना होती है तो तत्काल अगर पहुंचने का कोई एक प्रावधान हो, कुछ हो, फोन करें, बल्कि आने के बावजूद उनको थाने से भगा देते हैं, लिखते नहीं है। तो ये कहीं न कहीं हमारी अपनी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है हमारे सरकारों का, राज्य सरकारों का, इसकी वजह से बढ़ावा मिल रहा है। और गौर के बयान ने मध्य प्रदेश बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी ने गौर के बयान पर सफाई दी है। बाबूलाल गौर जी का जो बयान मैंने मीडिया में देखा है, मुझे लगता है उनके बयान को ट्विस्ट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस दिशा में पार्टी का स्पष्ट मत है, और पार्टी के स्पष्ट मत से इतर यदि कोई भी बयान आता है तो वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में उचित कार्रवाई हेतु रहता ही है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और सूबे की अखिलेश सरकार मसले पर चौतरफा हमले भी झेल रही है। खासकर महिलाओं के खिलाफ बढ़े अपराधों ने सरकार की खासी किरकिरी कराई है।
बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि यूपी में जंगल राज है, तो वहीं सुभाषिनी अली ने कहा कि यूपी में अपराधियों को कानून का डर ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां एक गिरोह सत्ता पे काबिज होकर के उसका संचालन कर रही है। मार डालना और फिर पेड़ पर लटका देना, ये पिछले 15 दिन में ये तीसरी घटना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपराधी समाज को, सरकार को, प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। इससे एक दहशत का माहौल फैल रहा है। अभी भी इतना सब होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई नीति नहीं अभी तक तैयार हुई है। इस प्रशासन में बिल्कुल दम नहीं है, ये न्याय कर ही नहीं सकते हैं और अपराधियों के दिल में बिल्कुल डर नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये हालत है। और कन्नौज से एसपी की सांसद और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कानून व्यवस्था को बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया है। ये पूरा एक देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है एंड आई थिंक सो हमें इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और हमारी पार्टी इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। बिहार से लेकर बंगाल तक जिसने मचाई है खलबली। वो शातिर है, वो चालाक है, उसके कई नाम, कई पहचान हैं। वो अय्याश किस्म का इंसान है। युवतियों से शादी और फिर धोखा। यही पेशा है मोहम्मद शिजाम का। बासठ शादियां और अनगिनत बच्चे। शिकंजे में आया मोहम्मद शिजाम। जी हां, फर्जी ऑफिसर बनकर, नाम और पहचान बदलकर अब तक कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर अय्याशी करने वाला देश का सबसे बड़ा जालसाज इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। कैसे शिजाम ने बंगाल से लेकर बिहार तक अपनी करतूतों से खलबली मचाई, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मोहम्मद शिजाम जब बिहार के वैशाली पुलिस के शिकंजे में आया तो एक पल के लिए पुलिस को भी इसके ऊपर लगे आरोपों पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ा तो पुलिस महकमे के भी होश फाख्ता हो गए। पता चला कि मोहम्मद शिजाम ने बिहार से लेकर बंगाल तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 62 युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादियां रचाई। और तो और जनाब कई बच्चों के बाप बनने का गौरव भी हासिल कर चुके हैं। ये अभी 62 से ऊपर कर चुके हैं। सब लड़की है जो इनके मोबाइल पर जो है कि आने लगा, सब लोग अपने बीवी बता रहे थे। कुछ मुस्लिम लड़कियां इनको जब कहानी पूरा सुने लोग इंतजार कर रहे थे। ये है कि मोहम्मद निजाम बताया कि 2 महीना 3 महीना पर जाते थे, कुछ लोगों को कुछ खर्चा देते थे और सारी बात को छिपा के रखते थे कि हम नौकरी कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के मेन महसी गांव निवासी मोहम्मद सैनुल के छोटे बेटे की इन करतूतों से इलाके का हर शख्स हैरान है। फर्जी टीटी और कई फर्जी पहचान रखने वाले शिजाम पर कई युवतियों को झांसा देकर पैसे ऐंठने, शादी करने और बिना तलाक दिए कई शादियां करने का आरोप है। दरअसल शिजाम के इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब वैशाली जिले की रहने वाली इस बुजुर्ग ने शिजाम पर अपनी बेटी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाया।
जिसके बाद तो मानो श्रीजाम को लेकर आरोपों की बाढ़ सी आ गई। पुलिस की माने तो श्रीजाम को अपना पति बताने वाली लगभग 15 युवतियों ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने श्रीजाम पर शिकंजा कसा। और एक बार उसको खगड़िया रेलवे स्टेशन पर गेहूं लोड करना था और ये मोहम्मद निजाम ने कहा कि रुके रुके उसी प्लेटफार्म पर मैं ट्रेन को ही लगवा देता हूँ। और ट्रेन है कि लगा गेहूं रंजीत राय पूरे परिवार से लोड कर गए तो सोचे कि लड़का तो एकदम ओरिजिनल रेलवे का पदाधिकारी है, इसलिए बेटी को शादी करना उचित समझे। तफ्तीश का दायरा बढ़ा तो पता चला कि श्रीजाम ने टीटीई की वर्दी पहनकर न सिर्फ लाखों रुपए जालसाजी के कमाए, बल्कि मुस्लिम और हिंदू पहचान बताकर कई बड़े घरों की लड़कियों से शादी भी की और फिर उन्हें छोड़कर फरार भी हो गया। आरोप है कि श्रीजाम पैसे के लालच में मुजफ्फरपुर के खरपुरा निवासी मोहम्मद लतीफ का खोया हुआ बेटा भी बन गया और उसकी पूरी संपत्ति भी ऐंठ ली। फिलहाल पुलिस ने श्रीजाम के पास से फर्जी टीटी का पहचान पत्र, NER लिखा एक वॉकी टॉकी, कई लड़कियों के साथ शादी की तस्वीरें, कई युवतियों की अश्लील CD भी बरामद की है। वहीं तफ्तीश में ये बात साबित हुई है कि श्रीजाम अपने काले कारनामे को अंजाम देने के लिए अपने परिजनों से लेकर सभी युवतियों को काम का हवाला देकर कई कई महीने दूर रहता था, लेकिन शिकंजे में आने के बाद अब भी वो खुद को बेगुनाह ही बता रहा है। 10 बताया ना, ये सब डिवोर्स है। जो सब डिवोर्स नहीं, जो 3-4 रखा हुआ, बाकी सब डिवोर्स है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद श्रीजाम, मोहम्मद निजाम। बहरहाल पुलिस ने श्रीजाम के खिलाफ IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन श्रीजाम के इस झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा चुकी 15 युवतियों से पूछताछ के बाद पुलिस अन्य युवतियों से संपर्क साधने में जुट गई है। पुलिस श्रीजाम पर अब तक 62 मामलों में शादी और धोखाधड़ी करने की आशंका जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ जी संगम फॉलो अप में बस इतना ही। नमस्कार।